चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। हम लोगों ने डिस्कस किया था शायद कल कल क्या पढ़ा था, बताओगे एक बार कल क्या टॉपिक डिस्कस किया? हाँ, न्यूटन्स थर्ड लॉ डिस्कस कर रहे थे, नॉर्मल रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन। और लास्ट टॉपिक जो हम लोगों ने पढ़ा था कल वो था इम्पल्स। इम्पल्स। इम्पल्स इम्पल्स में किसी को डाउट है क्या? इम्पल्स में कुछ पूछना हो किसी को? सर, एक्सक्यूज मी सर। सर, हाँ जी, कुछ बोल रहे थे, हाँ बताओ। सर इम्पल्स में डाउट। हाँ जी, बोलिए क्या डाउट है? सर, जब डिफाइन करते हैं इम्पल्स को तब ऐसा क्यों बोलते हैं कि स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम? इंटीग्रेट तो हम किसी भी इंटरवल पर कर सकते नहीं, कर तो सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, ये जो रहता है ना, इंटीग्रेशन की बात नहीं है, सिर्फ मैथमेटिकल है। ये मैथमेटिकल है। और इम्पल्स जो एक फिजिकल टर्म है, फिजिक्स की टर्म है। इम्पल्स जैसे कई बार क्या होता है कि जर्क, समझ तो जर्क क्या होता है ना? जर्क इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय एन अप्लाइंग एन फोर्स, है ना, बाय अप्लाइंग ए फोर्स। ये मतलब वो नहीं इस बात का। तो जर्क भी वैसे ही होगा, तुम जाके किसी को एकदम से धक्का मारोगे तभी तो जर्क होगा यार। कोई ना कोई फोर्स जरूर लगता है। जर्क भी फोर्स से प्रोड्यूस होता है, पर एक तो होता है कांस्टेंट फोर्स, या एक फोर्स इज अप्लाइड फॉर सफिशिएंट टाइम। एक तो ये फोर्स लगाना होता है, एक होता है बहुत फॉर ए वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, जैसे हमने कल बात की थी। तो बॉल से बैट को हिट करना, ये भी एक फोर्स लगाना होता है। और किसी बॉडी पर या पार्टिकल पर हम लोग कॉन्टिन्यूसली फोर्स लगाते हैं। सपोज एक पार्टिकल है, इसके ऊपर एक फोर्स F is 10 Newton is applied. F 10 Newton is applied for suppose 5 seconds. 5 seconds. तो ये भी एक फोर्स है। और एक बॉल ये है, उसके ऊपर जो फोर्स लगाया, ये सपोज ये 100 न्यूटन का फोर्स है, 1000 न्यूटन का फोर्स है, बट दिस फोर्स इज अप्लाइड फॉर 0.05 सेकेंड्स। दोनों में डिफरेंस क्या है? कहते ये भी एक फोर्स है, ये भी एक फोर्स है। इट दिस फोर्स इज अप्लाइड फॉर 5 सेकेंड्स, दिस फोर्स इज अप्लाइड फॉर 0.05 सेकेंड्स। तो इस फोर्स को, क्योंकि ये जो फोर्स है ना, इस फोर्स को, इस फोर्स से जो मोमेंटम चेंज होता है, ये बहुत सडन होता है ना, इन विद इन ए वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। तो इस फोर्स को हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं इम्पल्स। इसको इम्पल्स बोला जाता है। और फोर्स अगर तुमने सफिशिएंट टाइम पे लगाया तो दैट फोर्स इज नॉट इम्पल्स। तो फोर्स है, उससे मोमेंटम चेंज होगा ही ऑब्वियसली। ये भी और ये भी।
काम तो सेम कर रहे हैं, हम ये कहते हैं ये फोर्स लगाए तो ये भी मोमेंटम चेंज करेगा, ये जो फोर्स लगाया ये भी मोमेंटम चेंज करेगा, पर ये फोर्स जो है ना 10 न्यूटन फॉर 5 सेकेंड इज नॉट एन इम्पल्स। ठीक है, क्या आया समझ में? यस सर। ठीक है, तो इसके बाद हम आते हैं इम्पल्स फोर्स। जैसे इम्पल्स फोर्स और बात करते हैं उसके आगे, तो शायद और क्लियर हो जाएगा तुम लोगों को। इम्पल्स फोर्स exerted by liquid jet on wall। लिक्विड जेट की वजह से वॉल के ऊपर कितना इम्पल्स फोर्स लगता है। सपोज ये एक, हमारे पास ये एक वॉल है ये, और ये एक जेट है, यहाँ से ना पानी बाहर आता है ये, और जाके इसको हिट करता है। हिट करने के बाद इसकी वेलोसिटी v है, ये v वेलोसिटी है, और ये हिट करने के बाद कुछ इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा। अल्टीमेटली इसकी वेलोसिटी जो है आफ्टर, इसमें कंडीशन है कि जो एंगल जो है ना, ये एंगल 90 डिग्री है। आफ्टर स्ट्राइकिंग विद द वॉल, लिक्विड स्टॉप्स, वो रुक जाता है। हाँ? और दूसरी कंडीशन ये है कि ये जो लिक्विड जेट स्ट्राइकिंग द वॉल नॉर्मली, और ये लिक्विड है, ऐसा कुछ क्वेश्चन ना एयर के लिए भी हो सकता है, लिक्विड और एयर है ना, तो उसको सेम, क्योंकि मैं बात करूंगा आगे, दोनों को हम सेम तरह से ही ट्रीट करते हैं, दोनों में फोर्स कितने हैं दोनों के एक ही तरीके है, क्योंकि इनका मास कांस्टेंट नहीं रहता। लिक्विड का मास कुछ फिक्स है, एक बॉल अगर तुम्हारे पास होती, बॉल जा करके अगर हिट करे विद द बॉल, तो उस बॉल का मास फिक्स है। जो लिक्विड यहाँ से आ रहा है और वॉल को हिट करता है, तो लिक्विड का मास फिक्स नहीं है, तो मैं लिक्विड का मास कितना होगा डिपेंड करता है कितने टाइम तक वो लिक्विड आता रहा, तो कितने टाइम का फ्लो है वो ना, 1 सेकंड के लिए फ्लो किया, 2 सेकंड के लिए तुमने नोटिस किया, 3 सेकंड के लिए नोटिस किया, तो मास जो है वो टाइम पर डिपेंड करता है। अपने माइक ऑफ कर दो पुनीत यादव, पुट योर माइक ऑफ पुनीत। तो वॉल, तो ये 90 डिग्री एंगल पर जाके स्ट्राइक करता है, इसका मास फिक्स नहीं है। तुम अगर तुम्हें कहा जाए कि इसका मास ऑफ लिक्विड कितना है, तो शायद तुम नहीं बता पाओगे, तुम कहोगे कि पहले रेट ऑफ फ्लो बताओ और कितने टाइम तक लिक्विड आता रहा। हो सकता है 2 मिनट, 2 मिनट में हो सकता है 20 लीटर पानी यहाँ से आया हो, 5 मिनट की बात करें तो हो सकता है 50 लीटर पानी आ गया हो, है ना। ऐसा कुछ तुम्हें कंसेप्ट यहाँ लगाना पड़ेगा, मतलब अल्टीमेटली मैं बात करना चाह रहा हूँ कि मास फिक्स नहीं है। ऐसा ही के कंसेप्ट लगता है तुम्हारा एयर में, जब एयर फ्लो करती है, एयर जब फ्लो करती है जाके किसी सरफेस से स्ट्राइक करती है, या कोई भी कुछ, मतलब काइनेटिक एनर्जी की इतनी सारी बातें वहां भी होती है, एयर का भी मास फिक्स नहीं होता। तो सेम कंसेप्ट यहाँ और वहां डील कर रहे हैं तुम्हें, तो मैं लिक्विड के लिए बात कर रहा हूँ, एयर के लिए तुम इसको ऐसे कैसा यूज कर सकते हो। तो फर्स्ट पॉइंट, चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, देखो चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, सपोज डेल्टा पी, डेल्टा पी ऑफ जेट, जो लिक्विड है उसका डेल्टा पी कितना होगा। तो पी, डेल्टा पी में से लिखा था फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम मतलब आफ्टर स्ट्राइकिंग, आफ्टर स्ट्राइकिंग तो लिक्विड स्टॉप्स, मैंने ऐसे लिखा है, लिक्विड स्टॉप्स दैट मींस वेलोसिटी इज जीरो, आफ्टर स्ट्राइकिंग velocity is momentum is zero, initially momentum is mass into velocity, velocity इसकी v है। हालांकि हमें पता नहीं है कि मास कितना है, मास के ऊपर अभी क्वेश्चन मार्क है, पर डेल्टा पी अगर हमें कैलकुलेट करना हो किसी के लिए भी, कोई बॉल अगर होती तो हम ऐसे ही कैलकुलेट करते बॉल। अब लिक्विड के लिए इसका मास हम एक दूसरी टर्म्स में कैलकुलेट करेंगे, वो हम आगे देखते हैं क्या आता है। ठीक है? एक बात ये भी है कि ये हो गया माइनस एम वी,
माइनस एम वी। नेगेटिव साइन क्या कहते हैं? नेगेटिव साइन यहाँ पर, क्योंकि v जो है ना हमारा राइट साइड में है, v राइट साइड में, और हम उसको v लिख रहे हैं, इसका मतलब ये होगा कि राइट हमारा पॉजिटिव है और लेफ्ट हमारा नेगेटिव है। तो लिक्विड का जो चेंज इन मोमेंटम है वो माइनस साइन के साथ है, इसका मतलब चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन जो है वो लेफ्ट साइड में है। चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन वही होती है जो कि फोर्स की डायरेक्शन होती है। जब लिक्विड जाकर के वॉल से हिट करता है तो वॉल और लिक्विड में एक इंटरेक्शन हुआ, दोनों के बीच में एक नॉर्मल फोर्स सेट होगा, वो परपेंडिकुलर होता है सरफेस के परपेंडिकुलर। तो मतलब ये हुआ लिक्विड रुका क्यों? लिक्विड के पास मोमेंटम था mv, बाद में जीरो क्यों हुआ? तो कहते हैं कि लिक्विड के ऊपर वॉल ने एक फोर्स लगाया और वो फोर्स की डायरेक्शन लेफ्ट साइड में, लिक्विड का मोशन राइट साइड में, और उस लिक्विड के मोमेंटम को जीरो कर दिया। ये बात ठीक है क्या? यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अगर मैं बात करूं लिक्विड और वॉल की, जेट और वॉल की, तो ये पूरा एक सिस्टम है। वॉल प्लस जेट इज कंप्लीट ए सिस्टम, और इस सिस्टम के बाहर से कोई फोर्स नहीं आया है। वॉल ने जेट के ऊपर फोर्स लगाया, जेट ने वॉल के ऊपर लगाया, ये इंटरनल मैटर है। सिस्टम की बात करूं मैं तो सिस्टम को हम ऐसे देखेंगे, सिस्टम जो है, मैं सिस्टम लिखता हूं, सिस्टम इज इक्वल टू जेट प्लस वॉल। ठीक है, ये सिस्टम है मेरा। तो जेट वॉल के ऊपर फोर्स लगाए या वॉल जेट के ऊपर फोर्स लगाए, दैट फोर्स विल नॉट बी एन एक्सटर्नल फोर्स, ये सब जो इंटरनल फोर्स होगा। तो मैं लिखता हूँ एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू जीरो। सही है क्या ये? बाहर से फोर्स आया नहीं। अब जेट का मोमेंटम चेंज हुआ है, लिखा है जेट का मोमेंटम चेंज हुआ है। किसने किया ये मोमेंटम चेंज? ये मोमेंटम चेंज किया है किसने? वॉल ने फोर्स लगाया है, वॉल ने फोर्स लगाया है। तो जेट का मोमेंटम चेंज हुआ वॉल ने, पर ये जो फोर्स लगा रहे हैं वॉल जो है जेट के ऊपर लगाया, जेट वॉल के ऊपर लगाया, ये इंटरनल फोर्स है। और अगर इंटरनल फोर्स है तो बाहर से भी फोर्स नहीं आया। बाहर से अगर फोर्स नहीं आता है तो पूरे सिस्टम का मोमेंटम चेंज नहीं हो। सिस्टम का देखो, जेट का मोमेंटम चेंज हो गया, पर सिस्टम की बात कर रहा हूँ, जेट प्लस वॉल का मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, डेल्टा पी ऑफ जेट प्लस डेल्टा पी ऑफ जेट प्लस डेल्टा पी ऑफ वॉल इज इक्वल टू जीरो। ये बात ठीक है क्या? मैंने यहां से कंक्लूड किया है ये सिस्टम, ये है हमारा, एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। इसे क्लियर है तुम लोगों को? डेल्टा पी जेट प्लस डेल्टा पी वॉल। हाँ जी, सर आपने अलग अलग कैसे करके रख दिया? क्या? सर आपने अलग अलग कैसे करके लिख दिया इसको? इसको अलग अलग? तो डेल्टा पी जेट प्लस वॉल का चेंज नहीं होगा, मतलब जीरो होगा डेल्टा पी जेट प्लस वॉल का। तो आपने डेल्टा पी ऑफ जेट प्लस डेल्टा पी ऑफ वॉल। मेरे को समझ नहीं आ रहा क्वेश्चन क्या है, मैं दोबारा लिखता हूँ ना, शायद तुझे समझ नहीं आया क्या लिखा है मैंने। दोबारा देखिए उसको, फिर बताइए ना, मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करके लिखता हूँ। एक्चुअली क्वेश्चन में मेरे को तेरे क्वेश्चन में कंफ्यूजन है। डेल्टा पी ऑफ सिस्टम ये लिख दूं क्या? ये ठीक है। डेल्टा पी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू डेल्टा पी ऑफ जेट प्लस डेल्टा पी ऑफ वॉल, ये लिख दूं ऐसे? ये ठीक है? हाँ जी, ये ठीक है क्या? जल्दी बताना सही है क्या ये? डेल्टा पी ऑफ सिस्टम इज जीरो बिकॉज एफ एक्सटर्नल इज जीरो। सिस्टम का मोमेंटम चेंज नहीं होगा, तो हम लिखते हैं डेल्टा पी ऑफ जेट प्लस डेल्टा पी ऑफ वॉल। डेल्टा पी ऑफ वॉल is equal to negative of delta p of z। डेल्टा p of wall is equal to नेगेटिव साइन के साथ माइनस mv। डेल्टा p of wall is equal to प्लस mv। प्लस mv के वॉल का भी मोमेंटम इतना इम्पार्ट हुआ है, मोमेंटम मैं इसको लिखता हूं, दिस इज द मोमेंटम imparted to the wall। बताइए यहां तक क्लियर है? दिस इज द मोमेंटम imparted to the wall। बताइए।
दिस इज डेल्टा पी ऑफ द वॉल, डेल्टा पी। ये जो मास है मैं ना, ये मास मैं लेता हूँ, दिस मास ऑफ लिक्विड हिट्स टू द वॉल। अब ये अगर मैं फिक्स मास हो तो फिक्स मास लिख देते, पर अभी तो पता नहीं है, फिक्स मास नहीं, क्योंकि फ्लोइंग लिक्विड है, फ्लोइंग लिक्विड का मास फिक्स हो नहीं सकता। तो फ्लोइंग लिक्विड का मास जो है वो डिपेंड करता है कि टाइम कितना तुमने लगाया उस पर। तो मास ऑफ लिक्विड हिट्स टू द वॉल इन डेल्टा टी टाइम। ये चीज बताओ। तो डेल्टा टी टाइम है, तो मैं इसको लिखता हूँ डेल्टा पी डेल्टा पी बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू m बाय डेल्टा टी इंटू बी। बताइए। और ये तुम्हारा डेल्टा पी बाय डेल्टा टी फोर्स है, तो फोर्स वॉल पर कितना फोर्स लगा, डेल्टा पी ऑफ वॉल है, मोमेंटम इम्पार्टेड टू द वॉल, ये दिस है फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल, एक्सर्टेड ऑन द वॉल, या फोर्स एक्सपीरियंस बाय द वॉल, है ना। तो डेल एफ ऑन द वॉल अगर लिखें इसको तो ये आ गया m बाय डेल्टा टी इंटू वी। अब ये डेल्टा जो डेल्टा टी टाइम है, इसमें कितना मास है इस पर डिपेंड करता है। इसको मैं लिख सकता हूँ F ऑन वॉल इज इक्वल टू डेल्टा m। m जो होता है मास, उसको तुम लिखोगे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, है ना, डेल्टा v बाय डेल्टा टी, डेंसिटी इंटू रो इंटू वी, रो वी मास को रो वी लिखा इंटू डिवाइड बाय डेल्टा टी इंटू वेलोसिटी। और ये वेलोसिटी v बाय डेल्टा टी, वॉल्यूम अपॉन डेल्टा टी, इसको बोलते हैं फ्लो। तो v बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू फ्लो। और ये टर्म तुम याद रखोगे एरिया इंटू वेलोसिटी, ये वेलोसिटी है, एरिया ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, हालांकि इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, हम देखेंगे अभी। अभी मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ रो v बाय डेल्टा टी इज a बाय a इंटू v इंटू v, v इज द वेलोसिटी, a इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो f ऑन वॉल इज इक्वल टू रो a v स्क्वायर। तो ये फोर्स लगेगा, फोर्स experienced by the wall when a liquid is flowing with the speed of v, with the speed of v through a cross section a। तो उसका क्रॉस सेक्शन भी तुम्हें पता होना चाहिए, क्रॉस सेक्शन दे रखा होगा यहाँ पर, ये a इसका क्रॉस सेक्शन है। क्रॉस सेक्शन अगर a है, स्पीड अगर उसकी v है, तो वॉल के ऊपर जो फोर्स लगेगा दैट फोर्स इज रो ए वी स्क्वायर, रो ए वी स्क्वायर। ये पॉइंट क्लियर है। Yes, sir. F is equal to रो ए वी स्क्वायर। सेकंड आता है कि अगर ये जो इंसिडेंस ऑफ लिक्विड है, जो लिक्विड तुम जा करके स्ट्राइक करता है विद द वॉल एंड नॉर्मल नहीं है, एट सम एंगल थीटा है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस तुम्हें दे रखा होता, मैं उसको डायग्राम एक और बनाता हूँ। काइनेटिक एनर्जी और लिखिए, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर ये होती है, यही लिख देते हैं क्योंकि ये कंसेप्ट भी तुम्हें मिलेगा और वहां पर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो क्योंकि मास जो है ना फिक्स नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी फिक्स नहीं हो सकती। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम इज हाफ एम वी स्क्वायर बाय डेल्टा टी। यहाँ तक ठीक है क्या? मतलब पर यूनिट टाइम तुम कैलकुलेट कर सकते हो, मतलब ये पावर है, तो पावर ऑफ लिक्विड है ना, ये पावर कितनी होगी, या कोई मोटर इसको अगर एनर्जी सप्लाई कर रही है तो उसकी पावर कितनी है। तो पावर तुम लिख सकते हो, पावर का फॉर्मूला और यहाँ से आता है हाफ, एम को हम फिर से वो लिखेंगे वॉल्यूम अपॉन डेल्टा टी इंटू डेंसिटी इंटू वी स्क्वायर। तो पावर इज इक्वल टू हाफ रो वॉल्यूम अपॉन डेल्टा टी इज एरिया ऑफ सेक्शन इंटू वेलोसिटी इंटू वी स्क्वायर, हाफ रो ए वी क्यूब। ये पावर है। ये क्वेश्चन यहाँ से पावर से जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ है, हालांकि काफी साल पहले आया था पावर के ऊपर क्वेश्चन। वाटर नहीं था, फ्लोइंग एयर थी, यहाँ पर वाटर की हम बात कर रहे हैं, तो वाटर की जगह एयर भी हो सकती है, सेम कंसेप्ट तुम्हें लगा रहे हैं। जब इंसिडेंस नॉर्मल हो तो हम ये लिक्विड की एनर्जी हम लिखते हैं हाफ रो वी स्क्वायर, पावर ही होगी, है ना। तो फोर्स जो है व्हेन लिक्विड
strikes to the wall normally. अगर लिक्विड नॉर्मली स्ट्राइक ना करे ना, सेकंड केस, लिक्विड जेट striking the wall at some angle. Not normally. तो ये तुम्हारा, सपोज ये तुम्हारी वॉल है, लिक्विड जेट ऐसे आए, ऐसे ऐसे आए लिक्विड जेट, लिक्विड ऐसे ऐसे आया और इधर चला गया लिक्विड। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है थीटा, ये भी थीटा होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इस केस में डेल्टा पी ऑन वॉल, अच्छा डेल्टा पी ऑफ, पहले जेट लिख लेते हैं, जेट, डेल्टा पी ऑफ जेट बताओगे कितना होता है इस केस में? अगर मास कोई फिक्स ले लेता हूं मैं, तो अब देखो जाके रुका नहीं है, पहली बात तो ये डेल्टा पी ऑफ जेट इज 2mv cos थीटा, ये बात पता है तुम लोगों को? 2mv cos थीटा, डेल्टा पी ऑफ जेट, डेल्टा पी ऑफ वॉल, ये विद नेगेटिव साइन आएगा, विद नेगेटिव साइन अलोंग एक्स एक्सिस, और ये एक्स कंपोनेंट भी है, ये तुम्हारा एक्स है, ये तुम्हारा वाई है, मतलब ये तुम्हारा आई कैप है। डेल्टा पी ऑफ वॉल अलोंग एक्स एक्सिस इज प्लस 2mv cos थीटा, आई कैप। फोर्स कितना लगेगा? फोर्स लगेगा डेल्टा पी ऑन वॉल एक्स कंपोनेंट डेल्टा टी, तो ये एक्स के अलोंग फोर्स कितना लगेगा वो आ जाएगा 2m by डेल्टा टी v cos थीटा आई कैप। m by डेल्टा टी x component of force is equal to 2m by delta t, m कितना है? mass upon time, so density into volume v by delta t, v cos theta, 2 rho, volume upon time is flow, flow को लिखते हैं area into velocity, v cos theta, तो 2 rho a v square cos theta। अगर नॉर्मल इंसिडेंस नहीं है तो लिक्विड का, नॉर्मल इंसिडेंस नहीं है तो, समझ में आया बात? 2-3 आ जाती है कि -2mv cos थीटा कैसे आया। देखिए मैं कुछ बताता हूँ तुम लोगों को, इसका एग्जांपल मैं देता हूँ, वहां से तुम्हें क्लियर हो जाएगा। एक बॉल ये है, मास m, वेलोसिटी v, जाके हिट करता है ये, सो वर्टिकल में इसने हिट किया, मास m और ये वेलोसिटी जो है यहाँ पर, ये मास m, वेलोसिटी यहाँ से इसको ड्रॉप किया, सपोज यहाँ से ड्रॉप किया, या u इसकी वेलोसिटी है, तो यहाँ जाके हिट करता है, हिट्स विद वेलोसिटी u v, हिट्स टू द सरफेस विद वेलोसिटी एंड स्टॉप्स। अब v से इसने हिट किया और फिर रुक गया, तो v, अब देखो पहली बात तो ये कि हम इन जनरल डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज पॉजिटिव, तो जो नीचे आ रहे हैं तो नीचे डाउनवर्ड इज पॉजिटिव, अपवर्ड इज नेगेटिव। तो कहते हैं बॉल का मोमेंटम चेंज हुआ कि नहीं हुआ बिफोर हीटिंग एंड आफ्टर हीटिंग, है ना? बिफोर हीटिंग, आफ्टर हीटिंग, डेल्टा पी हम देखते हैं, डेल्टा पी ऑफ बॉल, पी फाइनल ऑफ बॉल माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल, डेल्टा पी ऑफ बॉल इज इक्वल टू पी फाइनल, फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉल इज 0 बिकॉज ये रुक गया आफ्टर स्ट्राइक,
माइनस इनिशियल मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी इसकी डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो डेल्टा पी ऑफ बॉल इज इक्वल टू माइनस एम वी। डेल्टा पी टू द सरफेस या वॉल इज इक्वल टू प्लस एम वी, क्योंकि दोनों का मोमेंटम, दोनों का इम्पार्ट जो, दोनों का जो सम है डेल्टा पी ऑफ सिस्टम शुड बी जीरो, तो डेल्टा पी ऑफ वॉल इज एम वी। अगर रुक जाता है तो एक केस हम लेते हैं कि रुकता नहीं है, ये एक केस हम लेते हैं कि रुकता नहीं है, जैसे हमने पहले भी किया था, यहाँ से एक बॉल को ड्रॉप किया, इट स्ट्राइक्स टू द सरफेस विद वेलोसिटी v एंड रिबाउंड्स विद द सेम वेलोसिटी, तो इसको तो हम लिखेंगे प्लस v और उसको लिखेंगे माइनस v। समझ गए ना तुम लोग क्यों? क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई, ये माइनस v वेलोसिटी है, क्योंकि डाउनवर्ड हम पॉजिटिव लेंगे, इन जनरल हम यही करते हैं कि डाउनवर्ड जो वेलोसिटी की डायरेक्शन इनिशियल वही पॉजिटिव लेते हैं, तो उसको अपवर्ड को लिख देते हैं नेगेटिव। अब डेल्टा पी ऑफ बॉल कितना होगा? डेल्टा पी ऑफ बॉल कितना, फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉल बिफोर आफ्टर स्ट्राइकिंग, मतलब माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉल, डेल्टा पी ऑफ बॉल, फाइनल मोमेंटम इज minus 2 mv, minus initial momentum is plus 2 mv. Delta p of ball in this case is plus 2 mv. Momentum imparted, sorry, plus the minus. Momentum imparted to the ball is plus 2 mv. प्लस मतलब इसके ऊपर जो मोमेंटम इम्पार्ट हुआ वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हुआ है, बॉल के ऊपर जो मोमेंटम इम्पार्ट हुआ वो अपवर्ड डायरेक्शन में हुआ है। अब नेक्स्ट केस आता है कि अगर कोई बॉल किसी किसी एंगल पर ही आ रही होती तो सपोज ये ऐसे, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, फ्रिक्शन कॉन्सेप्ट बीच में नहीं लाओगे तुम, है ना, फ्रिक्शन होता तो बात कुछ और होती। तो एक बॉल यहाँ से चली सपोज यू वेलोसिटी से, यू वेलोसिटी से बॉल आती है और यहाँ आकर के हिट करती है विद सम वेलोसिटी v, यहाँ इसकी वेलोसिटी v है। ये वेलोसिटी इसकी v है। उसका जो एंगल था, ये एंगल ऐसे है कि ये थीटा है, थीटा विद द वर्टिकल या परपेंडिकुलर टू द सरफेस के साथ इसका एंगल थीटा है। कहते हैं बॉल और सरफेस कांटेक्ट में आती है, कांटेक्ट में आएगी तो इंटरेक्शन फोर्स होगा, इंटरेक्शन फोर्स हमेशा दो हम बात करते हैं, फ्रिक्शन और नॉर्मल, तो फ्रिक्शन की तो बात हो नहीं सकती, फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो एक फोर्स लगेगा। जब ये दोनों कांटेक्ट में आते हैं ना तो फोर्स लगता है, जो फोर्स लगेगा वो लगेगा इस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। हमने कल बात की थी, नॉर्मल फोर्स जो होता है, नॉर्मल फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। जब तुम फोर्स लगा रहे हो परपेंडिकुलर टू द सरफेस, न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो चेंज इन मोमेंटम जो होता है ना, वो उसी डायरेक्शन में होता है जो फोर्स की डायरेक्शन होती है। मतलब ये बॉल जो आ रही है, इस बॉल का मोमेंटम चेंज होगा किस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज होगा, तो बॉल का मोमेंटम चेंज होगा इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और इसके बाद वेलोसिटी किस तरफ है, वेलोसिटी इसकी कुछ एंगल पर है, तो हम क्या करते हैं, इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बनाते हैं, v cos थीटा एंड v sin थीटा। बताओ ये बात क्लियर है कि यहाँ तक? v cos थीटा और v sin थीटा कंपोनेंट इसके बनाते हैं। तो ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक कि एक बॉल v वेलोसिटी से आती है, आकर के वो हिट करेगी तो इंटरेक्टिव फोर्स आएंगे, इंटरेक्टिव फोर्स जो नॉर्मल फोर्स है, नॉर्मल फोर्स जो है, तो इस बॉल का मोमेंटम जो फोर्स आने से बॉल का जो मोमेंटम चेंज होगा वो होगा सिर्फ परपेंडिकुलर टू द सरफेस वाली डायरेक्शन में। और v cos थीटा जो है सिर्फ इसका मोमेंटम है ना। अब v cos थीटा v sin थीटा, इसका मतलब ये हुआ कि दो मोमेंटम है इसके पास, दो मोमेंटम है। कौन कौन से? एक तो है अलोंग एक्स डायरेक्शन, और एक अलोंग अलोंग माइनस जी डायरेक्शन, है ना। ये एक्स एक्सिस हमारा है और ये वाई एक्सिस ले लेते हैं। तो पी एक्स और पी वाई, ध्यान से देखना तुम इसको, पी एक्स मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस इज कितना है, ये एम वी साइन थीटा इनिशियली ना, आई और लिख रहा हूं मैं साथ में, इनिशियल मोमेंटम बिफोर स्ट्राइकिंग, एंड अलोंग वाई एक्सिस इनिशियल मोमेंटम बताओ कितने हैं?
माइनस एम वी कॉस थीटा और वाई कैप मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव साइन के साथ है। बताओ, मतलब मैं इसको ऐसे लिखता हूँ माइनस वाई कैप। ये चीज ठीक है क्या? ये जो मोमेंटम को मैंने डिवाइड किया है, दो कंपोनेंट बनाए हैं, जो बॉल तुम्हारी आ रही है वो बॉल के पास दो मोमेंटम है, एम वी कॉस थीटा अलोंग एक्स एक्सिस एक्स कैप और एम वी sin थीटा अलोंग एक्स एक्सिस एंड एम वी कॉस थीटा अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस। ये चीज ठीक है क्या? यहां तक समझ Yes. में आया? अब क्या होगा कि बॉल यहाँ पर आके हिट करती है, हिट करने से क्या होता है, फोर्स लगेगा परपेंडिकुलर वाई के अलोंग। तो कहते हैं मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस फाइनल आफ्टर स्ट्राइकिंग कितना होगा बताओगे? आफ्टर स्ट्राइकिंग मोमेंटम कितना होगा? if it rebounds with the same speed, if it goes at the same angle theta and with same velocity v, तो एक्स एक्सिस के अलोंग हम ये कहते हैं ना, सीधा बोलते हैं, देखने की जरूरत नहीं है, हम ये कहते हैं कि एक्स एक्सिस के अलोंग कोई फोर्स ही नहीं है। जो नॉर्मल फोर्स इज एक्टिंग अलोंग द वाई एक्सिस, नो फोर्स अलोंग द एक्स एक्सिस, है ना? तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो मोमेंटम है, जो पहले था वो बाद में भी रहेगा, पहले और बाद में। मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस विल रिमेन कांस्टेंट because there is no force along x axis। ये बात ठीक है? मैं लिखता हूँ x component of momentum after striking is same, that is mv sin theta। ठीक है क्या? बताइए। Yes. y momentum, y component of फाइनल कंपोनेंट है ना, जो फाइनल मोमेंटम अलोंग y, ये कितना हो? अगर मैं इसके भी कंपोनेंट बना लूं, अगर मैं इसके भी बना देता हूँ ये, तो ये एंगल बना थीटा है, तो इधर कितनी वेलोसिटी आएगी? v cos थीटा। और इधर कितनी आएगी? v sin थीटा। तो x के अलोंग तो वेलोसिटी सेम है, देखो इधर भी v sin थीटा, यहाँ भी v sin थीटा है, तो मैंने मोमेंटम भी सेम लिखा है x के अलोंग, पहले भी यही था, अब भी यही है, x के अब कुछ भी चेंज नहीं हुआ, दोनों सेम है। y के अलोंग क्या हुआ? वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो गई। तो फाइनल मोमेंटम क्या लिखोगे? एम वी कॉस थीटा, डायरेक्शन कितनी है? y क्या, बताओ? ठीक है, ये है, ये जो कंपोनेंट ऑफ फोर्स लिखे हैं, ये बिफोर स्ट्राइकिंग ये जो कंपोनेंट ऑफ फोर्स है ये है आफ्टर स्ट्राइकिंग। समझ में आ रही है क्या ये बातें? Yes, sir. तो पूछते हैं कि मोमेंटम चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। तो पहली बात तो ये है कि एक्स एक्सिस के अलोंग तो कोई चेंज ही नहीं हुआ, नो चेंज। मोमेंटम चेंज हुआ वाई के अलोंग, सिर्फ वाई के अलोंग चेंज हुआ है। डेल्टा पी इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ तो चेंज हुआ है, कितना चेंज हुआ है? तो पहले मैं लिखता हूँ डेल्टा पी अलोंग वाई। पहली बात तो ये, क्यों? क्योंकि जब बॉल को हिट किया, सरफेस को हिट किया, तो जो फोर्स आया वो फोर्स जो है सिर्फ अलोंग वाई एक्सिस है, फोर्स अलोंग वाई एक्सिस है बस। इसलिए जो मोमेंटम चेंज होगा वो भी वाई के अलोंग होगा। अगर फ्रिक्शन होता ना तो फिर यहाँ एक्स का मोमेंटम भी चेंज हो जाता, फिर तो कहानी कुछ और ही होती। पर अभी तो कहते हैं फ्रिक्शन लेस सरफेस है, फ्रिक्शन वगैरह हमने पढ़ा भी नहीं अब तक। तो मैंने कहा कि भाई जो इंटरेक्टिव फोर्स है, जो नॉर्मल फोर्स है, वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, तो मोमेंटम भी वही चेंज होगा, वाई के अलोंग ही चेंज होगा, एक्स का मोमेंटम सेम रहेगा बिफोर एंड आफ्टर कॉलिजन। तो डेल्टा पी ऑफ वाई इज इक्वल टू पी अलोंग वाई इन फाइनल माइनस पी अलोंग वाई इनिशियल। डेल्टा तो ऐसे ही लिखा जाता है, पी अलोंग वाई फाइनल जो है ना, फाइनल कितना हुआ, पी अलोंग वाई फाइनल ये है एम बी कॉस थीटा वाई क्या माइनस इनिशियल कितना हुआ माइनस एम वी कॉस थीटा वाई क्या, तो 2mv cos थीटा वाई। वाई कैप क्या है? वाई कैप है ना, वाई कैप क्या है? वाई कैप ना अपर डायरेक्शन में, वाई कैप ऊपर की तरफ। तो डेल्टा पी ऑफ वाई, तो इसलिए मैंने ऊपर लिखा था, जब जेट जो है एट एंगल थीटा पर जाकर बॉल स्ट्राइक करता है, तो डेल्टा पी ऑफ जेट अलोंग एक्स एक्सिस माइनस 2mv cos थीटा, क्योंकि
क्योंकि वेलोसिटी डायरेक्शन ये है, वेलोसिटी कंपोनेंट इधर आएगा v cos थीटा। जो फोर्स लगेगा, देखो ये वॉल है ना, तो पहली बात तो है कि वॉल जो है यहाँ से कुछ भी आ रहा है तो वॉल जो है इसके ऊपर फोर्स इधर लगाएगी, इसके ऊपर इधर फोर्स लगाएगी वॉल। ये एक बॉल, सपोज ये सरफेस है और ये बॉल है, तो अगर मैं बात करूं कि बॉल ने सरफेस के ऊपर किधर फोर्स, सॉरी सरफेस ने बॉल के ऊपर किधर फोर्स लगाया होगा, इधर लगाया होगा। एंड और बॉल ने बॉल के ऊपर किधर लगाया होगा, बॉल ने इधर लगाया होगा, ऑब्वियस है। तो हमने कहा कि जेट के बारे में जब बात कर रहे हो, जेट के बारे में जब बात कर रहे हो, तो इस बॉल ने, सरफेस ने जेट के ऊपर जो फोर्स लगाया है वो लेफ्ट साइड में लगाया है, और लेफ्ट साइड तुम्हारी माइनस आई क्या, बताइए माइनस साइन और आई क्या। मोमेंटम जब किसी एंगल पर स्ट्राइक करता है और सेम वेलोसिटी रिबाउंस कर जाए, जिस वेलोसिटी से वो आया v, उसी वेलोसिटी से वापस भी गया, ये एक पॉइंट है इसमें। v वेलोसिटी से आया और v वेलोसिटी से ही वापस गया ये। तो 2mv cos थीटा होगा और डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगी, और किस तरफ होगी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन तुम लोग मार्क कर सकते हो। सेम मोमेंटम बॉल को भी इम्पार्ट किया गया होगा। थोड़ा क्लियर है ये पॉइंट, बताइए। हाँ जी, यस सर। इसके बाद आता है फ्री बॉडी डायग्राम्स। फ्री बॉडी डायग्राम में मतलब होता है कि पहली बात तो ये है कि मतलब फर्स्ट पॉइंट, ड्रॉ all the forces on bodies सेपरेटली, मतलब सबको अलग अलग कर लो और फिर सारे फोर्स को ड्रॉ करो। एफबीडी में खास बात ये होती है, कौन कौन से फोर्स हम एनकाउंटर करते हैं। जैसे हमारा वेट हमें मिलता है, वेट नॉर्मल फोर्स अगर कोई है तो नॉर्मल फोर्स लेकर के आओ, देखो कौन कौन सी सरफेस कांटेक्ट में है, और कोई बॉडी कांटेक्ट में है किसी के साथ तो नॉर्मल फोर्स आएगा। सी फ्रिक्शन फोर्स, अगर फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन फोर्स भी हम ड्रॉ करेंगे। ये सारे फोर्स हमें ड्रॉ करने होते हैं। हम लोग स्ट्रिंग वगैरह भी पढ़ते हैं तो टेंशन भी आ जाती है। हो सकता है सिस्टम में कोई स्प्रिंग लगा हो तो स्प्रिंग का फोर्स भी आ जाता है, स्प्रिंग फोर्स। तो ये सारी बातें हैं। कल हमने बात की थी, एक सिंपलेस्ट केस था कि ये m है, डाउनवर्ड जो है mg है, सॉरी। तो पहले तो क्या किया था हम लोगों ने, इसको सेपरेट करो। एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, एग्जांपल फर्स्ट। तो फर्स्ट एग्जांपल में ये किया कि मास है और ये एक सरफेस है, ये ब्लॉक है और सरफेस है। तो वेट सब, इसका ब्लॉक का वेट लगा दो, अपना वेट कितना होगा, सब ब्लॉक का एक वेट है mg। पहला काम तो मैंने यही किया कि वेट लगाया, ऐसा कितना है। दूसरा कहते हैं कॉन्टेक्ट में था तो कहीं देखो फ्रिक्शन वगैरह कुछ या नॉर्मल फोर्स, तो फ्रिक्शन तो मोशन की बात ही नहीं हो रही यहाँ पर, और टेंडेंसी ऑफ मोशन भी नहीं है तो फ्रिक्शन तो नहीं आएगा। या फिर हम कहते हैं कि फ्रिक्शनलेस सरफेस की बात कर रहे हैं तो भी फ्रिक्शन नहीं आएगा। तो एम जो है इसके ऊपर, एम और सरफेस आपस में कॉन्टेक्ट में, ब्लॉक और सरफेस। तो ब्लॉक जो है सरफेस के ऊपर एक फोर्स लगाता है इन दिस डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और ये वापस लगाता है। ये इसका एफबीडी है, ये इसका एफबीडी। फिर हमने एक और एग्जांपल लिया था इंक्लाइन प्लेन का, इंक्लाइन प्लेन का ये था। और सपोज ये मूविंग है विद वेलोसिटी, तो एफबीडी इसका ड्रॉ करें तो एफबीडी कैसे सेपरेट करो, सेपरेट कर लो इनको। ये सरफेस है तो पहले तो ये दोनों कांटेक्ट में रहे होंगे, हैं तो कांटेक्ट में है तो दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाया होगा। एक तो इसने इसके ऊपर लगाया होगा नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द सरफेस, देखो ये इसने वापस लगा दिया होगा दिस ऑपोजिट डायरेक्शन। एक क्या मिला हम लोगों को, एक इसका वेट मिला होगा, वेट इज वर्टिकल डाउनवर्ड है ना, वो ऐसे ड्रॉ किया जाता है। ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये इसका क्या है, ये कल बताया था हम लोगों ने, ये क्या है, लाइन ऑफ मोशन। लाइन ऑफ मोशन। सारे फोर्स इस लाइन में होने चाहिए, इसके परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो नॉर्मल तो ठीक है, इसके परपेंडिकुलर है, पर एमजी ठीक नहीं है, तो एमजी कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे अलोंग दिस लाइन।
तो कहते हैं ये एंगल ना थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल तुम्हारा थीटा है, तो mg का एंगल विद दिस लाइन इज आल्सो थीटा। दूसरे कंपोनेंट आता है mg cos थीटा, तीसरे कंपोनेंट आता है mg sin थीटा। ये इसका एफबीडी हो गया, ये एफबीडी हो गया, ये सरफेस का एफबीडी है, इंक्लाइंड प्लेन का, ये ब्लॉक का हो गया। और लेते हैं एक दो एग्जांपल, एफबीडी कैसे ड्रॉ करते हैं। सपोज कि एक तो ये एक जो ये एक रॉड है, सपोज ये ऐसे यहाँ पर इस कॉन्टेक्ट में यहाँ रखी हुई है इस तरह से, तो मैं यहाँ पर नॉर्मल फोर्स ड्रॉ करना चाहता हूँ, नॉर्मल फोर्स रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन वगैरह भी आएगा तो उसकी भी हम बात करना नहीं चाहते, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा भी नहीं है, तो कंफ्यूजन के अलावा कुछ नहीं होगा। तो मैं सिर्फ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉर्मल करना चाहता हूँ। तो कहते हैं ये कौन कौन से फोर्स लगेंगे, अगर मैं बात करूँ दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। इसका डाउनवर्ड mg वेट तो लगे, उसके बाद देखो कहाँ कहाँ कॉन्टेक्ट है, एक कॉन्टेक्ट यहाँ पर है, एक कॉन्टेक्ट यहाँ पर है, दो कॉन्टेक्ट है। तो ये जो रॉड जो रखी हुई है, रॉड का एक फोर्स लगेगा इस तरह, ऐसे रॉड जो है इस वॉल के ऊपर N1। तो जब ये वॉल के ऊपर लगा तो वॉल वापस लगाती है उसके ऊपर, यहाँ पर N1। एक कॉन्टेक्ट यहाँ भी है, तो ये रॉड जो है इसके ऊपर, और जो नॉर्मल फोर्स लगता है ना वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगता है, ये N2 है। तो फिर यहाँ पर एक फोर्स लगेगा इसके ऊपर, ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम N2 के इक्वल एंड ऑपोजिट, तभी तो नॉर्मल डायरेक्शन इसी को बोलते हैं, ये N2 है। तो इसका एफबीडी हो गया। और देखिए स्फेरिकल बॉडी और लेते हैं, क्योंकि स्फेरिकल बॉडी से तुम काफी बार मिलोगे। सपोज एक स्टैप बना हुआ है इस तरह का, ये एक स्टैप है, ये एक कॉन्टेक्ट यहाँ पर, एक कॉन्टेक्ट यहाँ पर है, और इसका एक मास होगा। तो मैं अगर मैं इसको सेपरेट करूं, सेपरेट करके अगर देखें इसको, तो ये तुम्हारा अब इन केस ऑफ स्फेरिकल बॉडी परपेंडिकुलर क्या होता है, हमेशा नॉर्मल डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो कॉन्टेक्ट देखें कहाँ कहाँ पर, एक कॉन्टेक्ट यहाँ मिला हम लोग, एक कॉन्टेक्ट यहाँ पर है, एक कॉन्टेक्ट यहाँ पर है। इन केस ऑफ स्फेरिकल बॉडी नॉर्मल जो है वो रेडियस के अलोंग होता है। नॉर्मल मतलब यहाँ पर अब एक नॉर्मल यहाँ लगा तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा, ये जो सरफेस है इस स्फेरिकल बॉडी के ऊपर सेंटर की तरफ, नॉर्मल जो रेडियस के अलोंग सेंटर की तरफ, ये सेंटर है, तो ये N1 है। तो यहाँ पर ये N1 इसके ऊपर इक्वल एंड ऑपोजिट, इस पॉइंट पर एक N1 यहाँ लगेगा, उस पर वहां लगेगा। एक इसके ऊपर जो बॉटम सरफेस है, बॉटम सरफेस से ऊपर एक N2 लगेगा टुवर्ड्स सेंटर, N2 रेडियस के अलोंग, यहाँ पर इसके ऊपर इधर लगेगा N2। इसके एफबीडीज है, ठीक है। और देखिए एक एग्जांपल और, सपोज कि ये एक ब्लॉक है, इसके कांटेक्ट में एक ब्लॉक और भी है, ये M और ये कैपिटल M, दोनों को सेपरेट कर लो, ये स्मॉल m कैपिटल M, वेट लगाओ इनके mg mg। अब स्मॉल ब्लॉक और नीचे जो सरफेस है ये ग्राउंड है, तो ग्राउंड एक कांटेक्ट में है, ग्राउंड भी बना लेते हैं, ग्राउंड है तुम्हारा। तो स्मॉल m ने या स्मॉल स्मॉल ब्लॉक ने ग्राउंड के ऊपर एक फोर्स लगाया होगा, तो मान लेते हैं वो N1 है, तो ग्राउंड ने वापस लगाया N1। जहां जहां कॉन्टेक्ट है वहां वहां पर देखो कॉन्टेक्ट कहाँ है, एक कॉन्टेक्ट यहाँ पर है, एक कॉन्टेक्ट ये है, एक कॉन्टेक्ट आपस में, तीन जगह कॉन्टेक्ट है, तीन जगह फोर्स लगाने हम लोगों को। तो पहले काम तो हो गया। दूसरा, ये जो बिगर ब्लॉक है कैपिटल M, इसने एक फोर्स लगाया सपोज N2, तो इसके ऊपर वापस लगा N2।
स्मॉलर ब्लॉक और बिगर ब्लॉक भी आपस में कांटेक्ट में है, तो स्मॉलर ब्लॉक ने सपोज इस तरफ लगाया हो एक फोर्स एन, तो बिगर ब्लॉक ने वापस लगाया हो N। ये हमेशा एक्शन रिएक्शन पेयर तुम्हें बनाने हैं, हमेशा ऐसे ही काम करते हैं फोर्स। एक और देख लें स्ट्रिंग का केस, स्ट्रिंग का केस। हाँ जी, वो स्क्वायर वाले में एनजी भी लगेगा ना, क्या? स्क्वायर वाले में एनजी भी लगेगा ना। हाँ एमजी तो लगेगा, सब में लगेगा, मास है तो। ठीक है, अब सर ये लगेगा तो मतलब हर पार्टिकल का अलग अलग जगह होगा तो फिर इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे पूरी बॉडी के लिए। क्या? तो जैसे ये स्क्वायर है, अगर कोई ऐसी बॉडी हो मतलब जो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी सी हो, पतली नहीं तो मोटी, तो फिर इसमें तो अलग अलग जगह अलग अलग मास होगा। हाँ, फिर तो इसका कैलकुलेट कैसे करेंगे हर जगह का। क्या कैलकुलेट करना है? तो जैसे क्या कैलकुलेट करना है हर जगह का, बताओ। देखो, अगर बॉडी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो सुन लो मेरी बात, तुम्हारा क्वेश्चन मुझे समझ में आया, बताता हूँ। अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, इन दैट केस सेंटर ऑफ मास जो है बॉडी के सेंटर पर नहीं होगा। ये चीज हम आगे बढ़ेंगे, अभी हम वहां नहीं जा रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, बॉडी अगर टेढ़ी मेढ़ी है, तुम कह रहे हो कि सर ये रेडियस में ड्रॉ कर दिया, या तो ये डाउट हो सकता है कि सेंटर की तरफ लिया। अगर बॉडी का कॉन्टेक्ट तुम्हें नहीं पता तो पहले पता करो ना कि जिस पॉइंट पर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, उस पॉइंट पर मैथमेटिकल या ज्योमेट्रिकल तुम लोग पता करो कि नॉर्मल की डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस। एक कार तुम्हें दे दी, ऐसे कोई कार है सपोज, तो इस पॉइंट पर नॉर्मल किधर आएगा? नॉर्मल ये है। इस पॉइंट पर किधर आएगा? नॉर्मल ये है। फिर तुम्हें मैथमेटिकल तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा ये सब। पर हम लोग फिजिक्स में इतना ज्यादा नॉर्मल की एप्लीकेशन या मैथमेटिकल इतना ज्यादा होने की कोशिश नहीं करते हैं। ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा तुम्हें कि तुम पहले नॉर्मल ही पता करो कि नॉर्मल किधर आएगा। ये एक टास्क है, तो ये मैथमेटिकल हो गया, तुम्हें वहां पूछ लेंगे। इस तरह के क्वेश्चन तो मैथ्स में मिल जाएंगे, वहां कर लेना अपने। पर हमारे यहाँ इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी कि बॉडी का नॉर्मल पता करने में तुम्हें एक पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ रही है। तो वो तो फिर फिजिक्स तो रही ही नहीं, वो तो मैथ्स हो गया। और पहले इतना बड़ा मैथ्स कैलकुलेट करवाने के बाद फिर फिजिक्स डालेंगे तो फिजिक्स का तो अपना सेंस ही खत्म हो जाएगा। तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम आएगी नहीं कभी कि तुम्हें यही ना पता हो कि नॉर्मल कहाँ ड्रॉ करें। तो मैक्सिमम टाइम तुम्हें पता होता है कि नॉर्मल दो तरह की सरफेस तुम्हें मिलती है मैक्सिमम टाइम। ये तो सरफेस प्लेन होगी, प्लेन सरफेस में कभी कोई डाउट नहीं आता कि नॉर्मल किधर आएगा। या फिर बॉडी स्फेरिकल होगी, स्फेरिकल में हमें पक्का पता है कि जिस पॉइंट पर तुम्हें नॉर्मल चाहिए वो पॉइंट जो है, उस पॉइंट पर रेडियस ड्रॉ कर दो, सेंटर से होता हुआ जाएगा, मतलब टुवर्ड्स द सेंटर। जो रेडियस जो है स्फेयर के अंदर, वो नॉर्मल ही होता है। तो जिस पॉइंट पर तुम्हें नॉर्मल चाहिए ना, वहां पर रेडियस ड्रॉ कर दो। बताइए, हाँ सर यही था। हो गया क्लियर? हाँ जी सर। एक स्ट्रिंग का केस और मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, हम लोग कुछ क्वेश्चन से डील करेंगे। सपोज ये एक मास m1 है और ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, एक मास m2 है। इसका एबडी बनाते हैं। पहली बात तो यहाँ पर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग में टेंशन आएगी। टेंशन जो है, टेंशन तुम्हें ऐसे याद रखना है, टेंशन इज ए पुलिंग फोर्स। ये हमेशा पुल करती है ना, कभी पुश नहीं करेगी बॉडी को, पुल करती है हमेशा, पुलिंग फोर्स। तो मैं इसको अगर ड्रॉ करूं और सेपरेट करता हूं सबको, ये m1 है, ये m2 है, ये वो सरफेस है जहां पर ये दोनों रखे हुए हैं। स्ट्रिंग ड्रॉ कर दो, यहाँ एक स्ट्रिंग है, यहाँ एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को मार्क कर दो, यहाँ स्ट्रिंग है हमारी, स्ट्रिंग कनेक्ट कर दी हम लोगों ने। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका m1g, इसका m2g। अब देखो कॉन्टेक्ट m1 जो है सरफेस के साथ कॉन्टेक्ट में, तो मान लेते हैं उसका नॉर्मल फोर्स इसने लगाया होगा n1, तो वापस लगा होगा n1 इसके ऊपर। इसने m2 ने लगाया होगा इसके ऊपर n2, तो इसने वापस लगाया होगा n2।
कहते हैं स्ट्रिंग में टेंशन टी है ना, टेंशन इन स्ट्रिंग इज टी, तो ये टी है और ये यहाँ भी टी है। अब मैंने कहा था टेंशन जो है पुल करता है ना, पुल तो मतलब बाहर की तरफ ऐसे पुल करेगा, टेंशन की डायरेक्शन नहीं हो। दूसरी बात, टेंशन इज एन इंटरनल फोर्स, सिस्टम के अंदर का फोर्स होता है, कभी इसको बाहर से काउंट नहीं करते हम लोग। तो टेंशन का मोमेंटम भी चेंज नहीं करती पूरे सिस्टम का, इंडिविजुअल तो कर सकती है, इसका भी कर दे उसका भी कर दे, पर पूरे सिस्टम का मोमेंटम चेंज नहीं कर पाएगी। ठीक है यहां तक? बताइए। यस सर। चलिए हम क्वेश्चंस करते हैं, वहां से तुम्हें और क्लियर होगा। देखिए क्वेश्चन ये है कि एक सरफेस है, सरफेस, ये एक सरफेस है। मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, क्वेश्चन को तुम समझ लेना, उसमें टाइम ज्यादा लगता है। ये एक ब्लॉक है, ये दूसरा ब्लॉक है, इसके ऊपर एक और ब्लॉक है, ए बी एंड सी। थ्री ब्लॉक्स ए बी एंड सी ऑफ masses m1 m2 m3, मैं यहाँ लिख देता हूँ m1 m2 m3 are resting one on the top of the other as shown in figure. A horizontal force F is applied on the block B. यहाँ पर एक फोर्स लगाया जाता है F M2 के ऊपर या B के ऊपर. Assuming all the surfaces are frictionless, acceleration of block A, block B and block C. Normal reaction between A and B, B and C and ground. ये ground है तुम्हारा। तो अल्टीमेटली हम मतलब इसमें ज्यादा कुछ पूछा नहीं गया है, हम सिर्फ ये बात करते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा और एक्सेलरेशन कितना होगा। कैलकुलेट नॉर्मल रिएक्शन, एक्सेलरेशन एंड नॉर्मल रिएक्शन, ऐसे लिख देता हूँ मैं, क्वेश्चन ये दिया हुआ है तो सारी चीजें मैं लिख दी इसमें, जो जो रिक्वायरमेंट जो भी तुम्हें गिवन है और रिक्वायर्ड जो भी है वो भी लिख दिया। तो पहले तो हम सबको ना सेपरेट कर लेते हैं। तो ये हमारा सबसे पहले ये ए है, ये बी है, ये सी और ये ग्राउंड, M1 M2 M3। तो वेट तो सबका काम करेगा ही, तो M1G डाउनवर्ड, इसके ऊपर वेट सबसे पहले लगा दो। ये वेट तो एक अर्थ का जो इंटरेक्शन है वो है वेट M3 से। M1 M2 आपस में कांटेक्ट में, M2 M3 आपस में कांटेक्ट में, M3 और ग्राउंड कांटेक्ट में। तो M1 ने पहले M2 के ऊपर लगाया होगा कोई फोर्स, सपोज N1, तो M2 ने क्या किया, वो वापस लगा दिया होगा, रिएक्शन रिएक्शन पेयर तो बनेगा। M2 ने M3 के ऊपर लगाया होगा सपोज N2, तो M3 ने वापस लगा दिया होगा N2। M3 ग्राउंड के कांटेक्ट में, तो M3 ने ग्राउंड के ऊपर लगाया M3 N3, तो ग्राउंड ने वापस लगाया होगा M3। एक फोर्स अप्लाइड फोर्स भी है जो कि बी के ऊपर है, सेकंड ब्लॉक के ऊपर है, वो एक फोर्स इधर लगा हुआ है। ठीक है, नो मोशन along vertical either of these blocks, किसी भी ब्लॉक का वर्टिकल के अलोंग तो कोई मोशन नहीं है, और कोई मोशन नहीं है तो हम लिखते हैं कि इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट F net along vertical on each block
इज 0, तभी रेस्ट पर है ये, तभी रेस्ट पर है। रेस्ट पर होने का मतलब क्या, नेट फोर्स नहीं होना चाहिए, नेट फोर्स इज 0। तो अगर मैं बात करूं एम इसकी फर्स्ट ब्लॉक की, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। फर्स्ट ब्लॉक की बात करूं मैं अगर, तो फर्स्ट में को दिखाई देता है जितना नेट फोर्स 0 होना चाहिए, जितना फोर्स अपवर्ड है उतना ही डाउनवर्ड है, तभी नेट फोर्स 0 होगा। तो पहला तो नॉर्मल रिएक्शन आ गया तुम्हारे पास। सेकंड की बात करूं तो जितना फोर्स अपवर्ड उतना ही डाउनवर्ड, तो उसको क्या लिखेंगे, n1 प्लस mg m2g, सॉरी m2g, ये m1g है, इज इक्वल टू n2। तो n2 कितना है, n2 इज n1 की वैल्यू m1 है, तो m1 प्लस m2g, ये नॉर्मल रिएक्शन इस केस में आता है। थर्ड केस देखो, थर्ड केस क्या है कि n2 प्लस m3g, डाउनवर्ड फोर्स n2 प्लस m3g है और अपवर्ड फोर्स m3 है, तो m3 तुम्हारा कितना हो गया, m3 हो गया m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू जी। तो ये था वर्टिकल के अलोंग सब कुछ। मैं बात करता हूँ हॉरिजॉन्टल के अलोंग। तो फर्स्ट देखें, फर्स्ट ब्लॉक पर हॉरिजॉन्टल के अलोंग कोई फोर्स ही नहीं है, कोई फोर्स नहीं है, तो मैं लिखता हूँ एफ नेट इज इक्वल टू m1a, जो भी कुछ है नेट फोर्स हमने देखा a1 इज द एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट ब्लॉक, एफ नेट इज ऑन द फर्स्ट ब्लॉक इज 0, ये a1 0 आ गया। सेकंड केस में देखें, एफ नेट फोर्स ऑन द सेकंड ब्लॉक इज मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेकंड ब्लॉक। अब सेकंड ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स कितना है, एफ है, एफ टुवर्ड्स राइट, तो हमने नेट फोर्स लिखा, नेट फोर्स ऑन द सेकंड ब्लॉक इज एफ इज इक्वल टू m2a2। तो a2 जो है तुम्हारा वो आ गया f by m2, and direction of acceleration is same as the direction of force. Third, f net is equal to m3a3. Net force on the third block along horizontal is 0. So m3a3, a3 is, बताइए समझ में आएगा? बताइए। तो एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक a1 a2 a3 तुम्हारे पास आ गया, एंड नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन a एंड b एंड c एंड ग्राउंड, वो भी हमारे पास आ गया n1 n2 एंड n3। तो ये हमें कैलकुलेट करेंगे। एफबीडी था एक्चुअली, ब्लॉक पर ब्लॉक रखो तो एफबीडी कैसे बना रहा है, बताइए समझ में आया? Yes, sir. एक क्वेश्चन और कराता हूँ, उसका फ्री करेंगे ना, एक क्वेश्चन और फ्री। A block of mass m is placed on horizontal surface. ये एक सरफेस है, इसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल ब्लॉक रखा हुआ ऑफ मास m. If the block is pulled by applying a force F is equal to 5 mg, F is equal to 5 mg at angle 37 degree with the horizontal as shown figure. तो फोर्स ऐसे लगाया है इसके ऊपर, F is equal to 5 mg और एंगल कितना 37 degree with horizontal. Find the acceleration of block. Find the acceleration of the block. बहुत बढ़िया है। इसमें पता है एक फोर्स तो तुम्हें ये दिखाई दे रहे है ना, और मैं यहीं पर मार्क कर रहा हूँ और शायद तुम्हें दिखाई दे जाने चाहिए। एक ये लगेगा mg, एक नॉर्मल फ्रॉम ग्राउंड आएगा, स्टार्टिंग में तो आएगा भी और बाद में पता नहीं क्या होगा, ये दिखाई देता है, ठीक है क्या, यही है ना? यस सर। तो पता है इसके उसमें दो डायरेक्शन हो गई, एक तो वर्टिकल की एक लाइन तो ये हो गई, तो ये हो गई, और एक ये कहते डायरेक्शन ऑफ फोर्स ना हो सकती है पर वो ना आपस में परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो किसी के ना तुम्हें कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे किसी एक के, या तो तुम ये तो सबको ले आओ एफ की डायरेक्शन में 5 mg की डायरेक्शन में ले आओ, या फिर सबको ले आओ नॉर्मल और mg की डायरेक्शन में। तो मैं क्या करता हूँ, किससे कंपोनेंट बनाने चाहिए मुझे, नॉर्मल mg के। देखो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर नहीं है, ये एंगल जो है ये एंगल परपेंडिकुलर नहीं है, कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर होने चाहिए।
तो हमें क्या करना है कि वर्टिकल के अलोंग तो एन और एम जी है, और एक डायरेक्शन है 37 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, इसके अलोंग फोर्स एफ है। तो या तो तुम नॉर्मल और एमजी को लेके आओ एफ के अलोंग, या फिर फोर्स को लेके जाओ एन और एमजी के अलोंग। तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपस में परपेंडिकुलर नहीं है। परपेंडिकुलर हो तो चल जाता है, तब कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो हम एफ के कंपोनेंट बनाते हैं। तो मुझे सेकंड डायग्राम में जो दिखाई देता है, इधर एफ cos 37 डिग्री, डाउनवर्ड एम जी, अपवर्ड एफ का एक कंपोनेंट इधर भी आएगा, एफ sin 37, और अपवर्ड नॉर्मल। एक बार देख लेते हैं हम लोग, एक बार देख लेते हैं। एफ sin 37 5 mg, एफ इज 5 mg, sin 37 कितना होता है 3/5, 3/5. it is 3 mg। in vertical upward direction f sin 37 is 3 mg, डाउनवर्ड कितना है mg। नॉर्मल की बात नहीं कर रहा हूं अभी मैं, सिर्फ इस फोर्स की। वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल अपवर्ड कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज 3 mg एंड डाउनवर्ड इज mg। तो ये ब्लॉक, अभी मैं हॉरिजॉन्टल की बात नहीं कर रहा हूँ, इसको भूल जाओ, ये नहीं है, अभी इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। अलग अलग दो डायरेक्शन में अलग अलग बात करते हैं, क्योंकि दूसरे को इफेक्ट नहीं करते हैं ये। तो वर्टिकल के अलोंग कोई मोशन होगा या नहीं होगा, तुम्हें क्या लगता है? ये ऊपर जा सकते हैं, नीचे जा सकते हैं क्या ये? विदाउट कंसिडरिंग ऑफ नॉर्मल, पहले तुम चेक कर लो, नॉर्मल नहीं है तो भी क्या इन दो का रिजल्टेंट कुछ आता है अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में? कौन ज्यादा है? Upward. अपवर्ड। तो ब्लॉक ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। तो फिर ये ग्राउंड से कांटेक्ट छोड़ देगा। अगर तुम कह रहे हो कि ऊपर जाएगा तो ग्राउंड से कांटेक्ट में नहीं रहेगा ये। जैसे ही फोर्स लगेगा तो इमीडिएटली ये ग्राउंड से कांटेक्ट छोड़ता है, और मैं कहता हूँ नॉर्मल जीरो हो गया। ये बात देखो, क्लियर है ये? यस सर। अगर ऐसा हो जाता कि ये वैल्यू जो है mg/2 हो जाती, सपोज ये तो आ गई है 3 mg, mg/2 हो जाती है, और डाउनवर्ड कितना है mg, तो उस केस में फिर ये ऊपर नहीं जा पाता, फिर ये ग्राउंड पर ही रहता। फिर नॉर्मल की वैल्यू कुछ ना कुछ होती है, हम कैलकुलेट करते भाई, वर्टिक मोशन तो कोई हो नहीं रहा है, नेट फोर्स 0 होता है, इनकी वैल्यू कुछ ना कुछ आती, वो हम कैलकुलेट कर लेते। और अभी तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। और ये चीज तुम्हें कभी कैलकुलेट देखना हो कि मोशन में आएगा नहीं आएगा इन अ वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन, और अपवर्ड जाएगा कि नहीं जाएगा। तो विदाउट कंसिडरिंग ऑफ नॉर्मल रिएक्शन तुम चेक करो कि नेट फोर्स किधर आता है, अपवर्ड या डाउनवर्ड, तो तुम पता कर पाओगे। अगर वो ऊपर जाता है फिर, तो फिर नॉर्मल तुम कहोगे कि इसको तो कॉन्टेक्ट छोड़ना पड़ेगा और नॉर्मल जीरो हो जाएगा। तो अब मुझे क्या दिखाई देता है, देखिए, हॉरिजॉन्टल के अलोंग मोशन होगा कि नहीं होगा? हॉरिजॉन्टल के अलोंग नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, Yes, sir. नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, मैं इसको ऐसे लिखता हूं, कल मैंने कहा भी था MAX, सही लिखेगा, मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग एक्स। नेट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस इज MAY। ठीक है ये सब। नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस अगर मैं देखूं, मेरे पास क्या राइट साइड में, उसको लिख भी लेता हूं कि ये तो कितना है वो, F cos 37 is equal to MAX, the acceleration along x axis of this body is equal to F cos 37 divided by M, और F कितना है, F is 5 mg, तो acceleration along x is 5 mg cos 37 4/5 divided by M, M से M कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, is 4g। और यहां से देखें तो नेट फोर्स जो है along वर्टिकल कितना दिखाई दे रहा है तुम्हें, along वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है तो अपवर्ड इज पॉजिटिव, अपवर्ड इज पॉजिटिव, डाउनवर्ड इज नेगेटिव। तो एफ अलोंग वर्टिकल कितना है, एफ साइन 37, और डाउनवर्ड mg, नॉर्मल तो खत्म हो गया। तो एफ साइन 37 माइनस mg इज इक्वल टू MAY। एफ कितना है, एफ तुम्हारा 5 mg है, सॉरी एफ, और ये कंप्लीट जो 3 mg आता है, 3 mg माइनस mg इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग y, एक्सेलरेशन अलोंग y इज 2g। ये अपवर्ड, हाँ जी, इसको कुछ बोलना है? तो ये एक्सेलरेशन अलोंग y, मतलब इन अपवर्ड डायरेक्शन इज 2g इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड 4g टुवर्ड्स राइट। अब जो ब्लॉक तुम्हारा है ना, ब्लॉक, उस ब्लॉक की अगर बात करें तो उस ब्लॉक के दो एक्सेलरेशन तुम्हें मिले, एक मिला अपवर्ड डायरेक्शन में कितना 2g,
ये ए वाई है तुम्हारा, एक मिला इधर, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स इज 4g, नेट एक्सेलरेशन कितना होगा, नेट दोनों का वेक्टर सम कर दो, वेक्टर सम ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, ax कितना है तुम्हारा 4g होल स्क्वायर प्लस ay 2g होल स्क्वायर, तो 2g तो बाहर आ जाएगा, 2g रूट 2 हो गया शायद, है ना 2g, नहीं 2g रूट 2 नहीं, 2/5 तो 16 प्लस 20 तो 2√5 हो गया, 2√5g। अब ठीक है क्या, नेट एक्सेलरेशन किधर होगा तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ जाए, डायरेक्शन क्या है, तो तुम कहते हो कि तुम कह तो रहे हो कि ये ax है, ये ay है, तो डायरेक्शन क्या होगी, ये नेट रिजल्टेंट इधर आएगा, ये a नेट है, एंगल कितना होगा थीटा, तो टेंजेंट थीटा इज ay बाय ax, ay कितना है 2g, ax कितना है 4g, थीटा कितना आ गया, थीटा इज टेंजेंट इनवर्स 1/, इतने एंगल पर विद हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ही है तुम्हारा, समझ में आया क्या, बताइए। हाँ जी, समझ में आया। यस सर। तो कल तुम्हारी वैसे डाउट क्लास है ना, कि तुम्हें वो असाइनमेंट्स तुम्हारे कंप्लीट हो गए होंगे 17 और 16 शायद, 16 17 जो भी असाइनमेंट थे, कल उसके डाउट लेंगे, 3 क्लास हो गई है इसकी। अब जब तक कि 1 या 2 दिन उसमें लगेंगे तब तक तुम अपना वो स्टार्ट कर दो, क्या नाम है उसका, 21 एंड 22, तो 21 स्टार्ट कर दो। 21 अगर तुम्हें 2D में काफी बच्चों को प्रॉब्लम आई होगी ज्यादा, 1D सिंपल है, 2D में अगर तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम आई तो उस असाइनमेंट को पूरे को फिर से करो धीरे धीरे, है ना, पहले ऑब्जेक्टिव करो, छोटे क्वेश्चन जो रहते हैं, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ो, फिर लास्ट में सब्जेक्टिव करो, और तो उसको पूरा करो फिर से, और फिर 22 अपने आप में एक बहुत अच्छा असाइनमेंट है। तो 4 या 5 दिन अब शायद लगेंगे बैक टू बैक, क्योंकि ये असाइनमेंट जब तक पूरा होगा तब तक तुम वो कर चुके होंगे। तो अब 3-4 दिन, अभी 3 क्लास हो गई है, इस पर जो है मैं एक असाइनमेंट, और तुम क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो आज जा करके, HCV से क्वेश्चन ट्राई करना, इसके न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के 1 to 20 क्वेश्चन इसके कर लेना, सेकंड असाइनमेंट स्टार्ट कर देना। Thank you, sir. मीटिंग लीव कर दो, बाकी कल।